गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा जो हमारा चैप्टर चला हुआ है भारत की खोज, लेसन है हमारा 6 अंतिम दौर 1, ये पार्ट जो हमारा चला हुआ है इसी को आगे आरंभ करते हैं। इसमें टॉपिक चला हुआ है हमारा हिंदुओं और मुसलमानों में सुधारवादी और दूसरे आंदोलन। तो इसमें स्वामी विवेकानंद के बारे में बात चल रही है कि स्वामी विवेकानंद ने क्या किया, उनका कैसा व्यवहार था। तो आगे देखिए, इसीलिए ये हो गया था। विवेकानंद के ही समकालीन थे रविंद्रनाथ टैगोर। विवेकानंद के बारे में बताया गया था कि विवेकानंद की मृत्यु 1902 में 39 वर्ष की आयु में हो गई थी। तो उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बात आई है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो विवेकानंद के समकालीन थे, किंतु वे बाद की पीढ़ी के थे। कब के थे वे? रविंद्रनाथ टैगोर विवेकानंद के बाद की पीढ़ी के थे। रविंद्रनाथ टैगोर परिवार ने 19वीं शताब्दी के दौरान बंगाल के विभिन्न सुधारवादी आंदोलनों में आगे बढ़कर भाग लिया था। टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर उनके परिवार के लोग थे, उन्होंने 19वीं शताब्दी के दौरान क्या किया था? बंगाल के जो भी अनेक प्रकार के सुधारवादी आंदोलन थे उनमें बढ़ चढ़कर भाग लिया था। उस परिवार में आध्यात्मिक दृष्टि से ऊंचे लोग थे। उस परिवार में आध्यात्मिक दृष्टि से कैसे लोग थे? ऊंचे लोग थे। आध्यात्मिक यानी उनका जो हृदय था वह किसका भरा हुआ था? भक्ति भावना से, अच्छे विचारों से उनका हृदय भरा हुआ था। तो आध्यात्मिक विचार उनके अंदर थे। श्रेष्ठ लेखक और कलाकार थे। इनके परिवार में लोग कैसे थे? लेखक भी थे और कलाकार भी थे। पर रविंद्रनाथ का स्थान इन सबसे ऊंचा था और पूरे भारत में क्रमशः उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता था। वैसे तो रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार में सभी लोग आध्यात्मिक थे और श्रेष्ठ लेखक भी थे और कलाकार भी थे, परंतु इन सबसे ऊपर रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिनको पूरे भारत में जाना जाता था और इनकी बराबरी पूरे भारत में कोई भी नहीं कर सकता था। वे राजनीतिज्ञ नहीं थे, किंतु वे इतने संवेदनशील और भारतीय जनता की स्वाधीनता के प्रति इतने समर्पित थे कि जब भी कोई बात उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी वे बाहर निकलते थे। वे कैसे थे? इतने राजनीतिज्ञ नहीं थे, किंतु संवेदनशील और भारतीय जनता की स्वाधीनता के प्रति भी इतने समर्पित जरूर थे कि जब भी कोई बात उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी तो वे बाहर निकलते थे और क्या करते थे? ब्रिटिश सरकार या अपने लोगों को चेतावनी देते थे। क्या करते थे? बाहर निकलकर ब्रिटिश सरकार को और अपने लोगों को चेतावनी देते थे। 20वीं सदी के पहले दशक में बंगाल में व्याप्त स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और अमृतसर के हत्याकांड के समय उन्होंने सर का खिताब लौटा दिया। 20वीं सदी के पहले दशक में तो क्या हुआ? उन्होंने बंगाल में जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उसमें भाग लिया था और उसके बाद अमृतसर के हत्याकांड के समय, जब अमृतसर में हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग जो हुआ था, उस समय उन्होंने क्या किया? जो उनको सर की उपाधि मिली हुई थी उसको वापस लौटा दिया। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो रचनात्मक कार्य खामोशी से आरंभ किया था, उसने शांति निकेतन को भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र बना दिया। शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ? जो उन्होंने रचनात्मक कार्य खामोशी से चुपचाप प्रारंभ किए थे, उसने शांति निकेतन को भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र भी बना दिया था। भारतीय मानस पर उनका प्रभाव विशेषकर एक के बाद एक आने वाली नई पीढ़ियों पर बेहद रहा। भारतीय लोगों पर उनका प्रभाव कैसा रहा? बहुत अधिक रहा और आने वाली नई पीढ़ियों के ऊपर तो उनका प्रभाव बहुत अधिक रहा।
वे भारत के सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीयवादी थे। क्या थे वे? भारत के सर्वोत्तम, सबसे उत्तम अंतर्राष्ट्रीयवादी थे। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में विश्वास और उसके लिए काम करने के कारण वे भारत के संदेश को दूसरे देशों में ले जाते रहे और उनके संदेश अपने लोगों के लिए लाते रहे। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में क्या हुआ? विश्वास और उसके काम के कारण ही क्या हुआ? भारत के संदेश को दूसरे लोगों तक पहुंचाते थे और दूसरे लोगों के संदेश को भारत में लेकर आते थे। फिर भी उनके पैर दृढ़तापूर्वक भारत की धरती पर जमे हुए थे और उनका मस्तिष्क उपनिषदों के ज्ञान से ओतप्रोत था। उनके पैर तो कहाँ थे? भारत की धरती पर ही दृढ़तापूर्वक जमे हुए थे, लेकिन उनका दिमाग और उनके दिमाग में क्या था? उपनिषदों का ज्ञान भरा पड़ा था। उपनिषदों से बहुत अधिक मोह ममता रखते थे। घोर व्यक्तिवादी होने के बावजूद वे रूसी क्रांति की महान उपलब्धियों के प्रशंसक थे, विशेषकर शिक्षा के प्रसार, संस्कृति, स्वास्थ्य और समानता की चेतना के। क्या था? घोर व्यक्तिवादी थे ये। इसके बाद भी ये क्या थे? रूसी क्रांति की महान उपलब्धियों के प्रशंसक भी बने और विशेषकर शिक्षा के प्रसार के लिए, संस्कृति के लिए और स्वास्थ्य और समानता की चेतना के लिए भी ये प्रशंसक बने थे। टैगोर ने भारत की उसी तरह बहुत अधिक सेवा की जैसे कि एक दूसरे स्तर पर गांधी ने की थी। जो टैगोर हैं, इन्होंने भारत की कैसे सेवा की थी? जैसे गांधी जी ने की थी। अर्थात उन्होंने लोगों को एक सीमा तक इस बात के लिए विवश किया कि वे अपने विचारों के संकीर्ण घेरे से बाहर निकलकर मानवता को प्रभावित करने वाले व्यापक प्रश्न पर ध्यान दें। क्या किया उन्होंने? कि लोगों को ऐसे कर दिया कि लोग एक सीमा तक इस बात के लिए विवश हो जाएं कि अपने संकीर्णता के घेरे से बाहर निकलकर आए और मानवता पर ध्यान दें। टैगोर भारत के सबसे बड़े मानवतावादी थे। टैगोर भारत के क्या थे? सबसे बड़े मानवतावादी थे। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में टैगोर और गांधी निसंदेह भारत के दो ब्रिटिश और प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। टैगोर क्या थे? पूर्वार्ध में टैगोर और गांधी दोनों भारत के विशिष्ट और प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। उनकी समानताओं और विषमताओं की तुलना से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनके अंदर जो समानताएं थी और विषमताएं थी, उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, हमें बहुत जानकारी मिल सकती है। कोई दो व्यक्ति अपनी बनावट और मिजाज में एक दूसरे से इतने भिन्न नहीं हो सकते। बहुत कुछ सीख सकते हैं और हम देख सकते हैं कि दो व्यक्ति अपनी बनावट और मिजाज, व्यवहार में एक दूसरे से इतने भिन्न नहीं हो सकते, इतने अलग नहीं हो सकते हैं। टैगोर संभ्रांत कलाकार थे जो सर्वहारा के प्रति सहानुभूति के कारण लोकतंत्रवादी हो गए थे। टैगोर जो थे वे कलाकार थे जो क्या हुए? सर्वहारा के कारण लोकतंत्रवादी हो गए थे। गांधी जो विशेष रूप से जनता के आदमी थे। गांधी क्या थे? जनता के आदमी थे। भारतीय किसान का साकार रूप थे। क्या थे गांधी? भारतीय किसान का साकार रूप थे और भारत की दूसरी प्राचीन परंपरा का प्रतिनिधित्व करते थे। भारत की दूसरी प्राचीन परंपरा का क्या करते थे? प्रतिनिधित्व करते थे। यह परंपरा संन्यास और त्याग की परंपरा थी। उनकी यह जो प्राचीन परंपरा थी वह कैसी थी? संन्यास और त्याग की परंपरा थी। टैगोर मूलतः विचारक थे और गांधी अनवरत कर्मठता के प्रतीक थे। टैगोर तो विचार करने वाले थे, विचारक थे, गांधी अनवरत कर्मठता के प्रतीक थे, यानी कार्य करने वाले थे, अपने हाथों से कार्य करते थे।
दोनों की अपने अपने ढंग की विश्व दृष्टि थी और इसके साथ ही दोनों पूरी तरह भारतीय थे। दोनों की अपने अपने ढंग से क्या थी, विश्व को देखने की दृष्टि थी और दोनों ही पूरी तरह से भारतीय भी थे। वे दोनों भारत के अलग अलग पक्षों का प्रतिनिधित्व करते थे जो एक दूसरे के पूरक थे। वे दोनों क्या करते थे, भारत के अलग अलग पक्षों का प्रतिनिधित्व करते थे और एक दूसरे के वे दोनों पूरक थे। अपनी आध्यात्मिक और राष्ट्रीय विरासत में हिंदू मध्य वर्ग की आस्था को बढ़ाने में श्रीमती एनी बेसेंट का जबरदस्त प्रभाव पड़ा। अपनी आध्यात्मिक और राष्ट्रीय विरासत में क्या था, हिंदू मध्य वर्ग की आस्था को बढ़ाने में एनी बेसेंट का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। इस सब में एक आध्यात्मिक और धार्मिक तत्व था, लेकिन साथ ही उसके पीछे सुदृढ़ राजनीतिक पृष्ठभूमि भी थी। उदीयमान मध्यम वर्ग का झुकाव राजनीतिक था और वह किसी धर्म की तलाश में नहीं था। मध्यम वर्ग का झुकाव कहाँ था, राजनीति की तरफ था और वह किसी धर्म की तलाश में नहीं था। उसे पकड़ने के लिए सांस्कृतिक आधार चाहिए। उसे पकड़ने के लिए क्या चाहिए था, सांस्कृतिक आधार चाहिए था, कुछ ऐसा जो उनमें आत्मविश्वास पैदा करता और उस नैराश्य और अपमान के बोध को कम करता जो उनके भीतर विदेशी जीत और शासन ने पैदा कर दिया था। कुछ ऐसा होता कि जिनमें जो उनमें आत्मविश्वास को पैदा करता और उस नैराश्य और अपमान के बोध को कम करता जो उनके भीतर क्या हो गया था, विदेशी जीत और शासन ने पैदा कर दिया था। हर देश में राष्ट्रीयता के विकास के साथ धर्म के अलावा यह तलाश अपने अतीत की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है। हर देश में क्या होता है, राष्ट्रीयता के विकास के साथ साथ धर्म के अलावा यह तलाश और अपने अतीत की ओर जाने की प्रवृत्ति सबके अंदर होती है। भारत का अतीत अपनी संपूर्ण सांस्कृतिक विविधता और महानता के साथ सब भारतीयों की साझी विरासत है। भारत का जो अतीत है वो क्या है, अपनी संपूर्ण सांस्कृतिक विविधता और महानता के साथ सभी भारतीयों के लिए साझी विरासत है, सभी भारतीयों के लिए यह साझा है। हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों तथा अन्य लोगों की भी और उन्हीं के पूर्वजों ने इसके निर्माण में सहयोग दिया था। क्या क्या था साझी विरासत, कैसे है, हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, ईसाइयों ने और अन्य लोगों ने भी उन्हीं के पूर्वजों ने भी इसके निर्माण में बहुत अधिक सहयोग दिया था। सब ने मिलजुल कर इसको सहायता दी थी। बाद में दूसरे मतों में धर्म परिवर्तन कर लेने के कारण वे इस विरासत से वंचित नहीं हो जाते। पहले तो सबने मिलजुल कर इसमें सहयोग दिया था, लेकिन बाद में धर्म परिवर्तन के कारण कुछ लोग अलग हो गए, लेकिन इस विरासत से वे अलग नहीं माने जा सकते, वंचित नहीं हो सकते। प्राचीन दर्शन और साहित्य, कला और इतिहास ने कुछ सांत्वना दी। प्राचीन दर्शन और साहित्य, कला और इतिहास ने क्या दिया, कुछ सांत्वना दी। राम मोहन राय, दयानंद, विवेकानंद और अन्य लोगों ने नए विचारधारात्मक आंदोलन चलाए। राजा राम मोहन राय ने, दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, विवेकानंद ने और अन्य लोगों ने क्या किया, नए विचारधारात्मक आंदोलन चलाए थे। एक और उन्होंने अंग्रेजी साहित्य की समृद्ध साहित्य धारा से रसपान किया था। एक और तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजी साहित्य की समृद्ध साहित्य धारा का पान किया और दूसरी ओर उनका मानस भारत के प्राचीन मनीषियों और शूरवीरों के विचारों और कार्यों से और उन पुरा गाथाओं और परंपराओं से भरा हुआ था जिन्हें उन्होंने अपने बचपन से आत्मसात किया था। दूसरी ओर क्या था, उनका मानस भारत के प्राचीन मनीषियों और शूरवीरों के विचारों और कार्यों से और पुरा गाथाओं जो थी, परंपराएं जो थी, उनसे भरा हुआ था, जिन्हें उन्होंने क्या किया था, बचपन से ही अपने अंदर समा लिया था।
इसमें से बहुत सी बातें मुसलमान जनता में भी समान रूप से प्रचलित थी। इसमें क्या था, बहुत सी ऐसी बातें थी कि मुसलमान जनता में भी वो समान रूप से प्रचलित थी। वे लोग परंपराओं से भली भांति परिचित थे, लेकिन धीरे धीरे विशेष रूप से उच्च वर्ग के मुसलमानों के द्वारा यह महसूस किया जाने लगा कि उनके लिए इन अर्ध धार्मिक परंपराओं से जुड़ना बहुत मुनासिब नहीं होगा। इन परंपराओं को बढ़ावा देना इस्लाम की भावना के विरुद्ध होगा। इन परंपराओं को यदि बढ़ावा दिया गया तो इस्लाम की भावना के विरुद्ध माना जाना था। उन्होंने अपनी कौमी बुनियाद दूसरी जगह तलाश की। इन्होंने क्या किया, अपनी कौमी बुनियाद को दूसरी जगह तलाश किया। कुछ हद तक उन्होंने उसे भारत के अफगान और मुगल युग में पाया, लेकिन उससे खाली जगह पूरी तरह नहीं भर पाई। कुछ हद तक क्या हुआ, उन्होंने उससे कहाँ पाया, भारत के अफगान और मुगल युग में पाया, लेकिन उससे क्या हुआ, खाली जगह पूरी तरह से भर नहीं पाई थी। गदर के बाद भारत के मुसलमान इस असमंजस में थे कि वे किस ओर मुड़े। जब ये गदर हुआ तो इस गदर के बाद भारत के जो मुसलमान लोग थे वो इस असमंजस में फंसे हुए थे कि वे किस तरफ मुड़े, कहाँ जाएं। ब्रिटिश सरकार ने जानबूझकर हिंदुओं की तुलना में उनका दमन कहीं अधिक किया था, और इस दमन का प्रभाव विशेष रूप से उन मुसलमानों पर पड़ा जिनसे नया मध्य वर्ग या बुर्जुआ वर्ग पैदा होता है। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, हिंदुओं की तुलना में जो मुसलमान थे उनका ज्यादा दमन किया था, और इस दमन का प्रभाव किस पर ज्यादा पड़ा, उन मुसलमानों पर ज्यादा पड़ा जिनसे नया मध्य वर्ग या बुर्जुआ वर्ग पैदा होता है। सन 1870 के बाद उनके प्रति ब्रिटिश नीति में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और वह उनके अधिक अनुकूल हो गई। सन 1870 के बाद क्या हुआ, उनके प्रति ब्रिटिश नीति में धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू हुआ और वह उनके अधिक अनुकूल हो गई। इस परिवर्तन का विशेष कारण ब्रिटिश सरकार की संतुलन की नीति थी। इस परिवर्तन का विशेष कारण क्या था, ब्रिटिश सरकार की संतुलन की नीति थी। फिर भी इस प्रक्रिया में सर सैयद अहमद खां की महत्वपूर्ण भूमिका रही। फिर भी इस प्रक्रिया में क्या हुआ, सर सैयद अहमद खां की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। उन्हें इस बात का भरोसा था कि वे ब्रिटिश सत्ता से सहयोग करके ही मुसलमानों को ऊपर उठा सकते हैं। सर सैयद अहमद खां की बहुत अधिक भूमिका रही थी। उन्हें इस बात का भरोसा था कि वे ब्रिटिश सत्ता से सहयोग करके क्या करेंगे, मुसलमानों को ऊपर उठा सकते हैं। वे इस बात के लिए बहुत उत्सुक थे कि ये लोग अंग्रेजी शिक्षा को स्वीकार कर लें। वे सर सैयद अहमद खां क्या चाहते थे कि लोग अंग्रेजी शिक्षा को स्वीकार कर लें। उन्होंने यूरोपीय सभ्यता को जिस रूप में देखा था उसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। उन्होंने क्या देखा था, यूरोपीय सभ्यता को जिस रूप में देखा था उसका उनके ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। वास्तव में यूरोप से लिखे उनके कुछ पत्रों से जाहिर होता है कि वे इतने चकाचौंध थे कि उनका संतुलन डगमगा सा गया था। वास्तव में क्या हुआ था, यूरोप से लिखे उनके कुछ पत्रों से पता चलता है कि वे इतने चकाचौंध थे कि उनका संतुलन डगमगा गया था। सर सैयद उत्साही सुधारक थे और वे आधुनिक वैज्ञानिक विचारों के साथ इस्लाम का मेल बढ़ाना चाहते थे। सर सैयद अहमद खां कैसे थे, उत्साही समाज सुधारक थे और वे आधुनिक वैज्ञानिक विचारों के साथ इस्लाम का चाहते थे। वे नए ढंग की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे। अहमद खां नए ढंग की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे और राष्ट्रीय आंदोलन के आरंभ से ही वे भयभीत हुए, क्योंकि उनका विचार था कि ब्रिटिश अधिकारियों का किसी भी तरह का विरोध करने के कारण उन्हें अपने शैक्षिक कार्यक्रम में
उनकी सहायता नहीं मिलेगी। क्या था? नए ढंग की शिक्षा को तो बढ़ावा देना चाहते थे। राष्ट्रीय आंदोलन के आरंभ से वे भयभीत भी हुए थे, क्योंकि उनका क्या विचार था कि ब्रिटिश अधिकारियों का किसी भी तरह का विरोध करने के कारण उन्हें अपने शैक्षिक कार्यक्रम में उनकी सहायता नहीं मिलेगी। यदि विरोध करेंगे तो उनके अपने शैक्षिक कार्यक्रम में सहायता नहीं मिलेगी। उन्हें यह सहायता जरूरी मालूम होती थी। सैयद को यह सहायता जरूरी थी, उनसे सहायता लेनी जरूरी थी। इसलिए उन्होंने मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना को कम करने की कोशिश की थी और उन्हें नेशनल कांग्रेस से, जो उस समय आकार ले रही थी, हटाने की कोशिश की थी। वह मुसलमानों का विरोध नहीं करते थे क्योंकि उन्हें मुसलमानों की सहायता लेनी थी। इन्होंने उन्हें नेशनल कांग्रेस से, जो उस समय आकार ले रही थी, हटाने की कोशिश की। विरोधी भावना को तो कम करने की कोशिश की, मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना को तो कम करने की कोशिश की, और नेशनल कांग्रेस से, जो उस समय बड़ा आकार लेती जा रही थी, हटाने की कोशिश की। उन्होंने जिस अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना की, उसका एक घोषित उद्देश्य था भारत के मुसलमानों को ब्रिटिश ताज की योग्य और उपयोगी प्रजा बनाना। उन्होंने सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना की थी और उसमें एक उद्देश्य घोषित था। एक उद्देश्य घोषित था। क्या था? कि भारत के मुसलमानों को ब्रिटिश ताज की योग्य और उपयोगी प्रजा बनाया जाए। भारत में जितने भी मुसलमान हैं उनको ब्रिटिश ताज के योग्य बनाया जाए और उपयोगी प्रजा बनाया जाए। वे नेशनल कांग्रेस का विरोध इसलिए नहीं करते थे कि वे उसे विशेष रूप से हिंदू संगठन समझते थे। अहमद खान नेशनल कांग्रेस का विरोध किस लिए नहीं करते थे? क्योंकि वे उनको हिंदू संगठन समझते थे। उन्होंने उसका विरोध इसलिए किया क्योंकि वे अंग्रेजों की सहायता और सहयोग चाहते थे। उन्होंने उसका थोड़ा बहुत जो विरोध किया वो किस लिए किया था? क्योंकि वे अंग्रेजों की सहायता और सहयोग भी चाहते थे। उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि कुल मिलाकर मुसलमानों ने गदर में हिस्सा नहीं लिया और वे ब्रिटिश सत्ता के प्रति वफादार रहे। वे अंग्रेजों को ये दिखाना चाहते थे कि मुसलमानों ने इस गदर में हिस्सा नहीं लिया और वे ब्रिटिश सत्ता के वफादार हैं। कौन? मुसलमान। कि ब्रिटिश सरकार के वफादार हैं, वह ब्रिटिश सरकार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। वे किसी रूप में हिंदू विरोधी या सांप्रदायिक दृष्टि से अलगाववादी नहीं थे। वे किसी भी रूप में हिंदू विरोधी और सांप्रदायिक दृष्टि से अलगाववादी नहीं थे। उन्होंने कहा, याद रखो, हिंदू और मुसलमान ये शब्द सिर्फ धार्मिक अंतर बताने के लिए हैं। उन्होंने क्या कहा? याद रखो, जो हिंदू और मुसलमान शब्द हैं केवल ये धार्मिक अंतर बताने के लिए हैं, वरना क्या है, सब लोग, चाहे वे हिंदू हो, मुसलमान हो, यहाँ तक कि ईसाई भी हो, जो इस देश में रहते हैं, इस दृष्टि से सब एक ही राष्ट्र के लोग हैं। उन्होंने क्या कहा था अहमद खान ने कि याद रखो, हिंदू और मुसलमान सिर्फ धार्मिक अंतर में हैं, धार्मिक अंतर बताने के लिए हैं, वरना चाहे कोई हिंदू है या मुसलमान है या ईसाई है, जो इस देश में रहते हैं सभी राष्ट्र के ही लोग हैं, सभी एक ही राष्ट्र के लोग हैं, इनमें कोई अनेकता नहीं है। भारत की क्या विशेषता है? भारत की एक विशेषता है अनेकता में एकता, भारत की विशेषता। ये यहाँ पर सत्य कथन मालूम होता है। सर सैयद अहमद खान का प्रभाव मुसलमानों में उच्च वर्ग के कुछ लोगों तक ही सीमित था। सर सैयद अहमद खान का जो प्रभाव था यह कि सभी भारतीय एक है, हिंदू और मुसलमान शब्द तो केवल धार्मिक अंतर के लिए हैं। तो यह प्रभाव जो था मुसलमानों में उच्च वर्ग के कुछ लोगों तक ही सीमित था
उन्होंने शहरी या देहाती आम जनता के संपर्क किया। सर सैयद अहमद खान ने क्या किया था? शहरी और देहाती आम जनता से जाकर के संपर्क किया, उनसे मिले जुले बातें की। सर सैयद के कई योग्य और उल्लेखनीय सहयोगी थे। सर सैयद के कई योग्य और उल्लेखनीय सहयोगी भी थे। सर सैयद अहमद अपने प्रयत्न में इतनी दूर तक सफल हुए कि मुसलमानों में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ हो गई। सर सैयद अहमद खां के प्रयत्न से क्या हुआ? मुसलमानों में अंग्रेजी शिक्षा भी पढ़ने की लगन हो गई, उनमें भी यह अंग्रेजी शिक्षा आरंभ हो गई और उनका दिमाग राजनीतिक आंदोलन से हट गया। अंग्रेजी शिक्षा की तरफ उनका दिमाग चला गया और राजनीतिक आंदोलनों से उनका दिमाग हट गया। एक मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई। एक क्या हुई? मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई और उसने नौकरियों और दूसरे पेशों में उभरते हुए मध्य वर्ग के मुसलमानों को आकर्षित किया। उस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ? नौकरियों और दूसरे पेशों में जो उभरते हुए मध्यम वर्ग के मुसलमान थे, उनको अपनी ओर आकर्षित किया था। तो अब आज की क्लास में इतना ही लेसन पढ़ते हैं, बाकी बचा हुआ